देखिए हम लोग रैंडम नंबर्स की बात कर रहे थे, ठीक है। रैंडम नंबर्स की बात कर रहे थे। रैंडम नंबर्स ऐसे प्रोग्राम्स ऐसे हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं जहां पर आउटपुट जो है फिक्स ना हो करके जितनी बार प्रोग्राम को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, हर एक एग्जीक्यूशन के बाद जो प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो अपने आप चेंज होता जाए, ठीक है। एक बार हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो दूसरा आउटपुट आए, और अगर दूसरी बार उसी कोड को एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखेंगे कि आउटपुट जो है चेंज होता जाएगा। मीन्स वी आर डिस्कसिंग रैंडम आउटपुट, ठीक है, जहां पर आउटपुट बार बार वेरी करता रहे। तो सबसे पहले रैंडम फंक्शन पर काम करने के लिए हम लोगों को ऐसे लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है। अच्छा, ग्रुप में मैसेज भेजिए, लोग जल्दी से कनेक्ट हों। सबसे पहले हम लोगों को ऐसे लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है जो लाइब्रेरी रैंडम नंबर पर काम करती हो। तो रैंडम नंबर पर काम करने के लिए हम लोगों ने किसको इंपोर्ट किया है? रैंडम को इंपोर्ट किया हुआ है, ठीक है। तो रैंडम बार बार लिखने में थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, तो हमने कहा था कि इस जब हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, व्हेन वी आर इंपोर्टिंग दिस लाइब्रेरी, ठीक है, इसको हमने रीनेम कर दिया, ठीक है, इसको हमने रीनेम कर दिया, रीनेम बाई लेट्स से आर डी, ठीक है ना, इसको रीनेम कर दिया। तो रैंडम बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रैंडम बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब जब हम लोगों को रैंडम लिखना है तो आर डी उसकी जगह पर यूज करेंगे। दूसरा ये है कि जब भी हम लोग किसी भी मॉड्यूल को इन्वोक करते हैं जो किसी लाइब्रेरी का पार्ट है, ठीक है, किसी भी लाइब्रेरी के पार्ट को जब हम लोग इन्वोक करते हैं तो सबसे पहले हम लोग कैसे इन्वोक करते हैं? लाइब्रेरी डॉट मॉड्यूल नेम, ठीक है ना। तो लाइब्रेरी हमारी रैंडम है, रैंडम डॉट एनी इनबिल्ट फंक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने rd लिखा हुआ, तो rd डॉट हम लोग इन्वोक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था एक दो फंक्शंस की हम लोग बात करेंगे। जैसे हमने लिखा प्रिंट rd डॉट रैंडम, ठीक है। ये जो फंक्शन है रैंडम फंक्शन है। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेसिफिकेशन ये है कि रैंडम फंक्शन, दिस फंक्शन विल जनरेट रैंडम नंबर बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है ना। अगर आप स्टैटिस्टिकल में थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स में पढ़े हो कि एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो आप कर्व देखेंगे तो जो मिड वैल्यू है 0.5 के अराउंड आपको पीक मिलता है, और स्टीप जो है एक वेल शेप्ड कर्व आपको मिलता है, ठीक है ना। तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एल्गोरिथम है उसी के अकॉर्डिंग रैंडम नंबर जनरेट हो रही है, बट इट विल जनरेट ओनली रैंडम नंबर बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है ना। तो इसको आप एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख रहे हैं कि 0.03 आ रहा है, लेकिन अगर हम लोग फिर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आउटपुट चेंज होता जाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज फीचर ऑफ रैंडम नंबर दैट एट ईच एग्जीक्यूशन आउटपुट ऑफ प्रोग्राम विल वेरी। समझ में आ रहा है? तो इसी करेक्टरिस्टिक्स को का हम लोग यूज करते हुए, इसी करेक्टरिस्टिक का हम लोग यूज करते हुए वी कैन जनरेट एनी रैंडम नंबर इन अ स्पेसिफिक रेंज। जैसे हमने कहा कि आई वांट to generate specific number in range of 20 and 30, ठीक है ना। 20 और 30 के बीच में हम लोगों को रैंडम नंबर जनरेट करना है, ना तो जनरेटेड नंबर 20 से कम हो ना तो 30 से ऊपर हो, ठीक है ना। एक लोअर बाउंड है, a lower bound is given and upper bound is given, and we have to generate a number in a specific range, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग ये कह रहे हैं कि जो रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हैं, लेट्स से रैंडम नंबर इज n, और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? लोअर बाउंड, ठीक है ना, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया रैंडम नंबर से, ठीक है ना। इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया रैंडम नंबर से। तो आप देख रहे हैं
कि लोअर लिमिट कितना है 20 है और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये वैल्यू जो है 10 के बराबर है, 10 इंटू फंक्शन रैंडम नंबर। तो रैंडम फंक्शन की जो कैरेक्टरिस्टिक है इट विल जनरेट रैंडम नंबर बिटवीन 0 एंड 1। तो अगर ये 0 जनरेट होगा तो ये लोअर बाउंड के बराबर होगा, एंड इफ रैंडम फंक्शन जनरेट अ नंबर 1 देन दिस इज इक्विवेलेंट टू अपर लिमिट, ठीक है ना। और अगर इन बिटवीन 0 एंड 1 अगर कोई नंबर जनरेट हो रहा है तो जो जनरेटेड नंबर है वो किसके बीच में लाई करेगी, 20 और 30 के बीच में लाई करेगी। समझ में आ रहा है। तो इसी तरीके से इसी एल्गोरिथम पर बेस्ड, डिपेंडिंग ऑन दिस एल्गोरिथम वी आर प्रिंटिंग अ रैंडम नंबर, ठीक है, इन ए स्पेसिफिक रेंज। देखिए हमने एल्गोरिथम ऊपर लिख दिया हुआ है, इससे हम लोगों को रैंडम नंबर मिलेगा। लोअर बाउंड कितना है, व्हाट इज माय लोअर बाउंड, लोअर बाउंड इज 20 प्लस upper bound is 30 minus lower bound 20 and this is multiplied by this function, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करें तो आप देख रहे हैं कि ये 20.20 जनरेट हो रहा है। अगली बार एग्जीक्यूट करेंगे तो ये नंबर जो है जनरेट हो जाएगी आपकी, कितनी जनरेट हो 26, लेकिन कभी ये 30 से ऊपर जनरेट नहीं करेगा और ना ही 20 से बिलो नंबर जनरेट करेगा। कहने का ये सेंस है कि दिस काइंड ऑफ एल्गोरिथम कैन जनरेट अ नंबर इन अ स्पेसिफिक रेंज। और दूसरा जो ध्यान देने की बात है वो ये है कि रैंडम नंबर फंक्शन हमेशा फ्लोट नंबर जनरेट कर रहा है, ठीक है ना। बट इफ वी आर इंटरेस्टेड टू जनरेट इंटीजर नंबर, ठीक है, अगर हमको इंटीजर नंबर जनरेट करना है इन ए स्पेसिफिक रेंज तो हमारे पास कौन सा फंक्शन है, रैंड इंट। तो हमने कहा दिस इज माय लाइब्रेरी डॉट रैंड इंट, ठीक है, और हमने एक रेंज दे दिया, रेंज हमारा कितना है 20 एंड 30, ठीक है ना। तो ये जो फंक्शन है रैंड इंट फंक्शन है, इसका जो स्पेसिफिक फीचर है वो ये है कि दिस फंक्शन कैन जनरेट रैंडम नंबर बट नॉट अ फ्लोट नंबर, ठीक है ना। रैंडम नंबर तो होगा लेकिन हमेशा रैंडम इंटीजर नंबर होगा, ठीक है। जो नंबर जनरेट होगा वो रैंडम इंटीजर नंबर जनरेट होगा। तो अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखेंगे कि ये हमेशा स्पेसिफिक नंबर 27 हो गया, ठीक है ना। फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, फिर से इसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं 24, फिर से इसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं, दिस इज 28। तो आप देख रहे हैं कि इस स्पेसिफिक रेंज के अंदर इन द रेंज ऑफ 20 एंड 30 दिस फंक्शन जनरेट अ इंटीजर नंबर। लेकिन अगर हमको एक स्पेसिफिक फ्लोट नंबर जनरेट करना हो, ठीक है ना, इंटीजर नंबर जनरेट ना करके हम लोगों को फ्लोट नंबर जनरेट करना हो तो फ्लोट नंबर जनरेट करने के लिए हमारे पास दूसरा फंक्शन है रैंड डॉट यूनिफॉर्म, ठीक है ना। तो अगर हम लोग इस फंक्शन को यहीं से कॉपी कर लें और यहाँ पर हम लोग इसको पेस्ट कर दे रहे हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया रैंडम यूनिफॉर्म, ठीक है, rd डॉट यूनिफॉर्म, ठीक है, इसको हमने एग्जीक्यूट किया दिस फंक्शन। अब आप देख पा रहे हैं कि ये जो फंक्शन है रैंड डॉट यूनिफॉर्म दिस विल आल्सो जनरेट अ रैंडम नंबर इन द रेंज ऑफ 20 एंड 30, ठीक है ना। 20 और 30 के बीच में एक रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है, बट स्पेसिफिक एंड important point is that this function generate a float number in a specific range, ठीक है ना। ये जो फंक्शन है अगर आप दोनों को अगर आप कंपेयर करो तो रैंड इन फंक्शन दिस फंक्शन इज जनरेटिंग अ इंटीजर नंबर इन स्पेसिफिक रेंज, हाउएवर rand dot uniform function this function is generating a number in a range 20 to 30 but a float number, ठीक है ना। इंटीजर नंबर जनरेट ना हो करके कैसी नंबर जनरेट हो रही है, फ्लोट नंबर जनरेट हो रही है, ठीक है। खुशबू, यस सर। प्रियांशी, यस सर।
रीना, यस सर। उमेश चौहान, अरे भाई लोगों को कहो कि आया करें क्लास में, हम इतना देर तक पढ़ाते हैं, आते ही नहीं है। लेट थोड़ा हो जाता है, 11 बजे से हमारी क्लास की अलाट है, लेकिन जो है लोगों को कहिए जो है कि थोड़ा आया करें, ठीक है। हम जो है डाल देते हैं बाद में, लेकिन जो है क्लास अटेंड किया करें ऑनलाइन, ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन पढ़ने में उतना मजा नहीं आता है, यहाँ पर ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। प्रियांशी, अपने बैच के सारे बच्चों को ज्वाइन करें। रीना, रीना तो आज खुद काफी दिनों बाद आई है, लोगों को हो कि मतलब जो है टाइम से जो है ज्वाइन किया करें, ठीक है ना। तो अगर आप दोनों फंक्शंस को देख पा रहे हैं, अगर आप दोनों फंक्शन को जो कमांड नंबर 12 है और 13 है, दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करना हो तो डिफरेंशिएशन सिर्फ इतना है कि दोनों में ही रैंडम नंबर जनरेट हो रही है, लेकिन जो पहला फंक्शन है, पहला फंक्शन हमेशा रैंडम नंबर, कैसा रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है, रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है, इंटीजर नंबर जनरेट हो रहा है, और दूसरे में रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है फ्लोट नंबर, ठीक है ना। अब रैंडम नंबर के लगभग सारे फंक्शन हम लोगों ने डिस्कस किए, अब थोड़ा सा हम लोग स्ट्रिंग के कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस की बात करेंगे, ठीक है। जैसे सर, जी सर रैंडम फंक्शन और फिर यूनिफॉर्म फंक्शन में अंतर क्या है? देखिए, ये यहाँ पर देखिए, आप तीनों नंबर्स को देखिए, ये जो नंबर जनरेट हो रहा है ये हमेशा 0 और 1 के बीच में है, ठीक है। अच्छा। जो रैंडम फंक्शन है ये हमेशा 0 और 1 के बीच में नंबर जनरेट करेगा। रैंड इंटीजर फंक्शन इस रेंज में, इन द रेंज ऑफ 20 and 30 इट विल जनरेट अ रैंडम नंबर, इंटीजर नंबर, ठीक है ना। एक स्पेसिफिक रेंज में हमेशा इंटीजर नंबर जनरेट करेगा, और जो ये फंक्शन यूनिफॉर्म है ये 20 और 30 के रेंज में हमेशा फ्लोट नंबर जनरेट करेगा। अंतर समझ में आ गया तीनों में। एक में जो है रैंडम नंबर 0 और 1 के बीच में हो रहा है, यहाँ पर केवल इंटीजर नंबर जनरेट हो रहा है, यहाँ पर फ्लोट नंबर जनरेट हो रहा है, ठीक है। यस। हाँ, अब हम लोग थोड़ा सा स्ट्रिंग पे 3 फंक्शंस की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग बात, स्ट्रिंग पर हमने काफी कुछ डिस्कशन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम लोग कुछ स्ट्रिंग के स्पेशल फीचर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ज्वाइन करना, एक स्ट्रिंग को ज्वाइन करना है। तो मान लीजिए कि हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो ये कैरेक्टर है, दिस इज माई कैरेक्टर स्टार, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन, ठीक। और यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग दे दिया। अब आप जानते हैं कि स्ट्रिंग को हम सिंगल कोट में भी दे सकते हैं, डबल कोट में दे सकते हैं, दोनों चीज इक्वली वैलिड है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने स्ट्रिंग दे दिया, अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। जब एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो स्ट्रिंग है पाइथन स्ट्रिंग, इसमें हर एक करेक्टर के बाद, ठीक है ना, हर एक करेक्टर के बाद, फॉर एट द एंड ऑफ एवरी करेक्टर दिस स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग व्हिच इज प्रेजेंट प्रायर टू डॉट ऑपरेटर, राइट। ये जो डॉट ऑपरेटर के पहले जो सब स्ट्रिंग है या स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग हर एक करेक्टर के बाद रेप्लिकेट हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक स्ट्रिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमने करेक्टर दिया हुआ है, लेकिन अगर हम लोग स्ट्रिंग देते हैं, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर स्ट्रिंग हमने दे दिया दिस वन, ठीक है, डॉट ज्वाइन, और हमने स्ट्रिंग दे दिया वही स्ट्रिंग पुरानी पाइथन, ठीक है। तो ये जो है ये स्ट्रिंग हर एक करेक्टर के बाद, जो स्ट्रिंग है हर एक करेक्टर के बाद रिपीट होना चाहिए। तो अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखते हैं कि P के बाद डॉलर डॉलर रिपीट हो रहा है, Y के बाद डॉलर डॉलर रिपीट हो रहा है, हर एक करेक्टर के बाद जो ये स्ट्रिंग है, पहली स्ट्रिंग है, ये हर एक करेक्टर के बाद रिपीट हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग इसको कोई भी स्पेसिफिक सिंबल दे देते हैं, या कोई भी स्ट्रिंग देना चाहे तो एक कोई भी स्ट्रिंग दे सकते हैं, ठीक है ना। जो भी हम लोग सिंगल कोट में बंद कर देंगे ये स्ट्रिंग हो गया है, और स्ट्रिंग में यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग को पास किया हुआ है, तो ये स्ट्रिंग बार बार हर एक करेक्टर के बाद रिपीट होगा,
ठीक है ना। अब हम लोग किसकी बात करेंगे कि मान लीजिए कि एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को हम लोग बार बार क्या करने की, स्प्लिट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, जो स्ट्रिंग है उसको हम लोग स्प्लिट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मान लीजिए हमने एक स्ट्रिंग s बनाया, ठीक है, और इस स्ट्रिंग को हमने लिख दिया आई लव, और आई लव पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है ना, ये हमारी स्ट्रिंग हो गई। और स्ट्रिंग को हमने इसलिए बताया हुआ है क्योंकि हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं, तो स्प्लिट करने के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक पैटर्न होना चाहिए जहां से आपकी स्ट्रिंग बार बार क्या हो, स्प्लिट हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने जो पैटर्न लिया हुआ है, यहाँ पर देखिए कि जो पैटर्न है इसमें एक एक कैरेक्टर बार बार रेप्लिकेट हो रहा है, जो ओ है वो बार बार रेप्लिकेट हो रहा है। तो इस स्ट्रिंग को हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इस स्ट्रिंग को हम लोग स्प्लिट करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारा जो स्प्लिटिंग होगी वो कहाँ पर होगी, एक स्पेसिफिक पैटर्न पर होगी। ठीक है ना, तो देखिए हमने लिख दिया s डॉट स्प्लिट, हमारी स्ट्रिंग हो गई डॉट स्प्लिट, और कहां पर स्प्लिट होना है, स्प्लिट पैटर्न क्या है, ओ पर स्प्लिट होना है। तो अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं, अगर हम लोग इसको प्रिंट करते हैं, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले स्प्लिटिंग कहां पर होगी, आई एल पर होगी, फिर VEPYTH पर आपका स्प्लिटिंग होगी, फिर N से लेकर के PRO पर PR पर स्प्लिटिंग होगी, और उसके बाद स्प्लिटिंग कितनी होगी, ग्रामिंग की होगी। ठीक है ना, तो अगर हम लोग इसको स्प्लिट करते हैं तो आप देखेंगे, देखिए सबसे पहला स्प्लिटिंग कहां पर हुआ, देखिए आई था, आई के बाद ब्लैंक स्पेस था, ब्लैंक स्पेस के बाद L आया। ठीक है ना, उसके बाद O आया, अब यहां पर स्प्लिटिंग हो गई। उसके बाद VEPYTH आया यहां पर, उसके बाद O आया, तो स्प्लिटिंग कहां पर हुई, यहां पर हो गई। ठीक है ना, उसके बाद यहां तक देखिए एक स्ट्रिंग प्रिंट हुई, उसका फिर O पैटर्न आया, उसके बाद स्प्लिटिंग हो गई। तो आप देख रहे हैं कि जो आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग थी, ओरिजिनल स्ट्रिंग क्या हो गई, ओरिजिनल स्ट्रिंग की स्प्लिटिंग कंप्लीट हो गई। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को हम लोग स्पेसिफिक पैटर्न पर इसको ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है ना, जो स्पेसिफिक पैटर्न पर हम लोग स्ट्रिंग को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक हम लोग बात करेंगे स्ट्रिंग में रिप्लेसमेंट की। ठीक है ना, यहाँ पर रिप्लेस अ स्ट्रिंग, ठीक है, बाय अनदर स्ट्रिंग। ठीक है ना, एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को हम लोग किसी दूसरे सब स्ट्रिंग से रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने मान लिया कि यहाँ जो पाइथन है इसको रिप्लेस करके हम लोग जो है कोई दूसरा स्ट्रिंग दे दिया। तो कैसे लिखेंगे, s डॉट रिप्लेस, ठीक है, s डॉट रिप्लेस, पहली स्ट्रिंग हमारी जो है वो है पाइथन PYTHON। ठीक है ना, और इस स्ट्रिंग को हमने किससे रिप्लेस किया है, दिस इज रिप्लेस्ड बाय C#। ठीक है ना, तो ये जो स्ट्रिंग है, दिस इज माय स्ट्रिंग S, और S को हमने पहले ही बता के रखा हुआ है कि स्ट्रिंग का कंटेंट है आई लव पाइथन प्रोग्रामिंग, और हमने पाइथन को किससे रिप्लेस कर दिया, ये जो स्ट्रिंग थी, दिस स्ट्रिंग पाइथन इज रिप्लेस्ड बाय C#। तो अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख पा रहे हैं जहां पर पाइथन था, ठीक है, जहां पर पाइथन था, ये पाइथन किससे रिप्लेस हो गया, C# से रिप्लेस हो गया। ठीक है ना, C# से रिप्लेस हो रहा है।
ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्रिंग पर हमने काफी कुछ डिस्कस पहले से ही किया हुआ है। 3 फंक्शंस की बात हम लोगों को करना था। अब हम लोग मैथमेटिकल लाइब्रेरी में कुछ फंक्शंस की बात करेंगे, ठीक है ना। मैथमेटिकल लाइब्रेरी कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट फंक्शन इन मैथ लाइब्रेरी। अब जानते हैं सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आप मैथमेटिकल कोई फंक्शन कंप्यूटेशन कुछ कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज यू हैव टू इंपोर्ट मैथ लाइब्रेरी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने इंपोर्ट कर दिया, इंपोर्ट लाइब्रेरी नेम इज मैथ। इसको हम लोग एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब कि आपकी जो लाइब्रेरी है सक्सेसफुली इंपोर्ट हो रही है। अब कुछ फंक्शंस की हम लोग बात करेंगे, जैसे नाम सिर्फ लिख रहे हैं, अभी जो नए फंक्शन होंगे उन्हीं की बात करेंगे। जो पुराने फंक्शन है वो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग काफी कुछ पहले डिस्कस कर चुके हैं। लेंथ फंक्शन, ठीक है ना। दिस फंक्शन विल यूज्ड फॉर फाइंडिंग आउट लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, ठीक है ना। ये अगर किसी लेंथ का किसी ऑब्जेक्ट की अगर इटरेटर है, इटरेटर में लेंथ फाइंड आउट करना है। जैसे आपने यहीं पर स्ट्रिंग एस लिखा हुआ है, अगर लेंथ फाइंड आउट करना है तो हम लोग लिखेंगे लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट एस, ठीक है ना। अगर आप चाहें तो आप इसको प्रिंट करके देख सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया लेंथ ऑफ एस, ठीक है। और अगर इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि जो स्ट्रिंग की लेंथ है कितनी है, 25 है। तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो लेंथ फंक्शन है फॉर फाइंडिंग आउट लेंथ ऑफ इटरेटर, ठीक है। इटरेटर ऑब्जेक्ट जो है उसकी लेंथ फाइंड आउट करना। तो इटरेटर फंक्शंस कौन कौन से हैं, जैसे आपका इटरेटिव ऑब्जेक्ट आपका जो है स्ट्रिंग हो गया, आपका लिस्ट हो गया और आपका डिक्शनरी हो गया। तो जितने इटरेटर स्टेटमेंट है, इटरेटिव सीक्वेंसेस हैं, हर एक इटरेटिव सीक्वेंस में ये फंक्शन अप्लाई होगा। नेक्स्ट है पीओडब्ल्यू फंक्शन, ठीक है। पीओडब्ल्यू फंक्शन ये कैसा फंक्शन है, अगर किसी एक नंबर को किसी पावर से रेज करना है, जैसे आपको 2⁻³ निकालना है तो हम लिखेंगे मैथ डॉट पीओडब्ल्यू 2 3, तो 2⁻³ हो जाएगा। उसके बाद है str, ये क्या करेगा, दिस फंक्शन इज यूज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ एनीथिंग। जैसे एक नंबर है 51, तो 51 का जो नेचर है इट इज इंटीजर अ नंबर, बट इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू स्ट्रिंग यू हैव फंक्शन str, ठीक है। और str फंक्शन क्या करेगा, जो आर्गुमेंट है उस आर्गुमेंट को कन्वर्ट करके स्ट्रिंग बना देगा, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग, टाइप कास्टिंग ऑफ अ डेटा टाइप, ठीक है। दूसरा है INT फंक्शन, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। INT फंक्शन कि अगर कोई फ्लोट आर्गुमेंट है और इस आर्गुमेंट को आप इसमें कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि आर्गुमेंट जो है फ्लोट नंबर में है ये इंटीजर नंबर में कन्वर्ट हो जाए। मीन्स कहने का ये सेंस है कि अगर आप फोर्सफुली कन्वर्जन कर रहे हैं, टाइप कास्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप टाइप कास्टिंग कर रहे हैं तो हम लोग INT फंक्शन को यूज करेंगे। इसी तरीके से फ्लोट फंक्शन क्या करेगा, ये भी आपका टाइप कास्टिंग के लिए यूज होगा। मान लीजिए कि आपका जो आर्गुमेंट है इंटीजर नंबर है, इसको आप फोर्सफुली फ्लोट नंबर बना रहे हैं, तो यहाँ पर आर्गुमेंट का फोर्सफुली टाइप कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। फ्लोट कन्वर्जन हो गया। दूसरा रेंज फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। रेंज फंक्शन क्या करता है, दिस फंक्शन जनरेट अ सीक्वेंस, ठीक है ना। और इसका जो 3 आर्गुमेंट रेंज फंक्शन में होते हैं, पहला होता है स्टार्ट कहाँ से करना है, सेकेंड वन एंड कहाँ पर करना है, और तीसरा स्टेप साइज क्या होगा। तो रेंज फंक्शन हैविंग 3 आर्गुमेंट, फर्स्ट one is start, second one is end and third one is step size। तो इतनी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की हुई है, ये चीजें हम लोग फिर से डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की, ठीक है।
तो ये सारे फंक्शंस हम लोगों ने डिस्कस नहीं, इसके बाद जो फंक्शन है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ये सारे फंक्शंस की डिस्कशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया हुआ है, बेसिक जब हम लोग पढ़ रहे थे तो सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। जो नई चीजें डिस्कस करना है, जैसे हमारे पास एक फंक्शन है div mod, ठीक है। div mod डिवीजन, जब किसी आप नंबर को आप डिवाइड करते हैं तो आपको रिमाइंडर मिलेगा और कोसेंट मिलेगा। तो मान लीजिए ये आप 7 और 2 को डिवाइड कर रहे हैं तो आपको दो चीजें रिटर्न होंगी, पहला कोसेंट रिटर्न होगा एंड सेकेंड वन इज रिमाइंडर, ठीक है ना। तो ये फंक्शन हमने कॉल किया div.mod। तो अभी इसको अगर आप एग्जीक्यूट करते हैं तो आप यहाँ पर हम लोग प्रिंट करते हैं, प्रिंट q comma this one and r, ठीक है ना। कोसेंट और रिमाइंडर को हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है दिस इज अ इनबिल्ट फंक्शन, दिस वन इज अ इनबिल्ट फंक्शन, ठीक है। ये इनबिल्ट फंक्शन है। कोसेंट कितना है, कोसेंट this function will return quotient and remainder. So quotient is stored in q and second argument remainder is stored in r। तो quotient और remainder को हमने स्टोर किया और इसको हमने प्रिंट कर दिया, ठीक है ना। दूसरा एक फंक्शन आपने पढ़ा हुआ absolute value, abs। what is abs? absolute value, ठीक है ना। absolute value का मतलब क्या होता है कि we are only interested in magnitude, we are not interested in direction, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि आप 5 का -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग कुछ इनबिल्ट आर्गुमेंट की बात करेंगे जो लिस्ट पर काम करेगा। जैसे आपके पास सम फंक्शन है, ठीक है ना। सम फंक्शन ये क्या करेगा, जो आर्ग्यूमेंट्स है उस आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू को सम कर लेगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पर हमने एक लिस्ट पास कर दिया, जो आर्ग्यूमेंट में है इसमें हमने लिस्ट पास कर दिया, दिस इज 3 4, ठीक है ना। तो दिस फंक्शन सम फंक्शन विल सम ऑल टर्म ऑफ अ लिस्ट, ठीक है ना। ये जितने टर्म हैं लिस्ट के सारे टर्म्स को सम करेगा। तो अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखेंगे कि जो सारे टर्म्स हैं 2 + 1 3 + 3 6 + 4 10 + 5 15, ठीक है ना। तो सम फंक्शन क्या कर रहा है, ये जो लिस्ट है लिस्ट के सारे टर्म्स का सम कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम लोगों को मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक लिस्ट से, maximum and minimum value, we are simply fetching maximum and minimum value from a given list, right। तो इसको हम लोग कॉपी भी नहीं करते हैं, इसी को सिंपली रिप्लेस कर दे रहे हैं, what is maximum value in the given list, right। तो अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते तो आप देख रहे हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू है दिस इज 5, ठीक है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू हो गया। इसी तरीके से अगर हम लोग इस लिस्ट से मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहें तो मैक्स इज रिप्लेस्ड बाय मेन, ठीक है। मैक्स वैल्यू इज रिप्लेस्ड बाय मेन। तो इस लिस्ट, ये जो लिस्ट है इस लिस्ट में मिनिमम वैल्यू क्या मिल रही है इसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि मिनिमम वैल्यू इन द गिवन लिस्ट इज 1, ठीक है। अब हम लोग तीन बहुत ही स्पेसिफिक फंक्शंस की बात करेंगे जो और लैंग्वेज में मिलता नहीं है। वो है कि किसी एक नंबर को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना, ठीक है ना। और हर एक लैंग्वेज में आपके पास जो है एल्गोरिथम लगा करके नंबर को जनरेट करना होता है। जैसे हमारे पास कोई एक नंबर है जो डेसिमल नंबर सिस्टम है, जो डेसिमल नंबर में है, और उस डेसिमल नंबर को हम लोग बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया bin for binary number and we are finding what is value of 21, ठीक है ना। 21 का बाइनरी इक्विवेलेंट कितना होगा, तो आप जानते हैं कितना होगा, 1 0 1 0 1, ठीक है ना। तो अगर आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखेंगे कि जो बाइनरी इक्विवेलेंट आएगा इट विल स्टार्ट विथ 0 O, मीन्स जो नंबर आ रहा है
वो नंबर सिस्टम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? देखिए 0B, ठीक है, 0B, इसका मतलब कि ये जो स्ट्रिंग है, दिस स्ट्रिंग रिप्रेजेंट बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 21, ठीक है ना। ये जो स्ट्रिंग है, दिस स्ट्रिंग रिप्रेजेंट बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 21। अब किसी भी नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट आपको फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू कन्वर्ट व्हाट इज बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 211, हमने इसको एग्जीक्यूट किया, आप देख रहे हैं कि दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस वन, मींस एवरी नंबर, एवरी बाइनरी इक्विवेलेंट फॉलोड बाय 0B, ठीक है। 0B के बाद जो सब स्ट्रिंग है, दिस स्ट्रिंग इज इक्विवेलेंट टू 211, ठीक है ना। तो बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्जन हम लोगों ने देख लिया। इसी तरीके से अगर किसी नंबर को हमने ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास इनबिल्ट फंक्शन OCT है, OCT फॉर ऑक्टल कन्वर्जन। argument is passed as डेसिमल, ठीक है। ये जो नंबर है डेसिमल में है, तो इसका जो इक्विवेलेंट, ऑक्टल इक्विवेलेंट होगा, दैट ऑक्टल इक्विवेलेंट फॉलोड बाय 0O। तो हर एक स्ट्रिंग जो 0O से फॉलो करेगी, 0 और 1 को फॉलो करेगी, मीन्स दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग इज ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ गिवन नंबर। तो अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं 0O 25 मीन्स 25 इज ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ 21, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हमने इसको 211 कर दिया, इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 323। तो किसी भी नंबर का बाइनरी ऑक्टल इक्विवेलेंट हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ऑक्टल इक्विवेलेंट फॉलोड बाय 0O, राइट। जो ऑक्टल इक्विवेलेंट है, इट इज फॉलोड बाय 01। इसी तरीके से अगर हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है, हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ लेट्स से 51, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो जो कन्वर्जन स्ट्रिंग होगी, कन्वर्जन स्ट्रिंग मस्ट बी फॉलोड बाय 0x, ठीक है। तो अगर हमने इसको एग्जीक्यूट किया, तो कन्वर्जन स्ट्रिंग आप देख रहे हैं कि 0x 33 हुआ, 33 × 16